सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। 160 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं डिटेल्स वाइज, और आगे हम क्वेश्चनों की श्रृंखला हमारी 161 से शुरू है। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम क्वेश्चनों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। रीतिकाल में नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की है? देखिए, जो रीतिकाल में नीति विषयक काव्य हैं उनकी रचना इनमें से किस कवि ने नहीं की है? 3 ने की है, 1 ने नहीं की है, तो कौन है? वृंद, गिरिधर कवि राय, नागरीदास और दीन दयाल। तो क्या आएगा इसमें? नागरीदास आएगा, नागरीदास आएगा इसमें। ठीक है, नागरीदास जो रीति मुक्तक शैली के अंतर्गत रीतिकालीन जो कृष्ण काव्य हैं उसके रचयिता हैं। ठीक है, किसके हैं? कृष्ण काव्य के रचयिता हैं नागरीदास। रीतिकाल में नीति विषयक काव्यों की रचना दिए गए कवियों में नागरीदास ने नहीं की है। नागरीदास क्या है? नागरीदास का नाम सावंत सिंह था। ये राजस्थान से संबंधित कवि हैं। कौन? नागरीदास। इनकी पत्नी का नाम आपने पढ़ा होगा कि जो किशनगढ़ के अंतर्गत जो किशनगढ़ शैली आती है ना, चित्र शैली, जो चित्र कला है उसकी शैली आती है एक किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली में जो बड़ी ठनी का चित्र आप देखते होंगे, ठीक है, जो किशनगढ़ शैली के अंतर्गत आता है, वो इनकी रानी थी। किसकी? नागरीदास की। ये रीतिकालीन मुक्तक शैली के कृष्ण काव्य के रचयिता हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मनोरथ मंजरी जो 1723 की है, इश्क चमन, फाग विहार, जुगल रस माधुरी, रास रसलता, रसिक रत्नावली आदि। जबकि शेष रीतिकालीन रचनाकारों ने नीति विषय काव्यों की रचना की है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रीति मुक्त काव्य, जिसे स्वच्छंदतावादी काव्य भी कहा जाता है, उनकी मुख्य विशेषता नहीं है? नहीं है पूछा है। 3 विशेषताएं, बाकी 1 नहीं है, तो कौन नहीं है? भावावेग का उच्छल प्रवाह, व्यक्ति परकता, सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्ति, शैल्पिक चमत्कार प्रदर्शन। तो क्या आएगा इसमें? इसमें शैल्पिक चमत्कार प्रदर्शन आएगा। जबकि भाववेग का उच्छल प्रवाह है उनमें। क्यों है? क्योंकि सभी जो बोधा है वो सुभान के चक्कर में थे, है ना, और घनानंद है वो सुजान के चक्कर में थे। ठीक, तो भाववेग की उच्छल प्रवाह है उसमें, व्यक्ति परकता भी है, और क्या है, सब प्रकार की रूढ़ियों से वह मुक्त थे। तो इसमें क्या आएगा? शैल्पिक चमत्कार प्रदर्शन आएगा। क्वेश्चनों को थोड़ा जल्दी कर लेते हैं हम, टाइम नहीं लगाएंगे ज़्यादा। ठीक है, देखिए, दी गई विशेषताओं में जो शैल्पिक चमत्कार प्रदर्शन विशेषता है वो रीति मुक्त, जिसे स्वच्छंदतावादी काव्य भी कहा जाता है, उसकी मुख्य विशेषता नहीं है। रीति मुक्त काव्य की प्रमुख विशेषता निम्न प्रकार से: भावावेग का उच्छल प्रवाह है, व्यक्ति परकता, सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्ति, और श्रृंगारिकता की क्या थी? इसमें प्रधानता थी। ठीक है, हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नलिखित कृतियों का सही काल क्रमानुसार लगाना है आपको इनको। ठीक है, रसिक प्रिया ये किसकी है? केशवदास की, जो कब थी? इनकी सबसे पहली रचना है 1591, बाकी उनकी 1601 के बाद की रचना। कवि कुल कल्पतरु ये चिंतामणि की थी, और कब थी? 1650 की। फिर उसके बाद में है रस रहस्य। रस रहस्य क्या है? रस का रहस्य कौन जान सकते हैं? कुल के पति होते हैं वो, है ना, तो कौन है? कुलपति मिश्र। ठीक है, और काव्य निर्णय है। काव्य निर्णय किसकी थी? देखिए, आपको याद होगा कि काव्य के निर्णय कौन नहीं ले सकते? भिखारी लोग नहीं ले सकते। तो काव्य निर्णय 1746 की है। किसकी है? भिखारी दास की। और रस रहस्य है 1670, और ये किसकी है? कुलपति मिश्र की है। ठीक है, तो आप लगाएंगे रसिक प्रिय, ये तो हो नहीं सकती क्योंकि 1746 1670 इन दोनों में कंफ्यूज है, बाकी ये दोनों तो सही हैं। फिर रसिक प्रिया, कवि कुल कल्पतरु, रस रहस्य, काव्य निर्णय, आपका बी ऑप्शन एकदम सही आएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप। अब हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या किस प्रकार से है? रसिक प्रिया 1591 केशवदास की रचना है। कवि कुल कल्पतरु 1650 चिंतामणि की रचना है। रस रहस्य 1670 कुलपति मिश्र की रचना है। काव्य निर्णय 1746 भिखारी दास की रचना है। निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। कवि कुल कल्पतरु किसकी है? देखिए, अभी हमने पढ़ा था, चिंतामणि की है। ठीक है, ललित ललाम और रसराज किसकी है? मतीराम की रचना है। भाव विलास, भाव को विलास देव, तो देव की रचना है। और काव्य निर्णय, काव्य का निर्णय कौन नहीं कर सकते? तो भिखारी दास। ठीक है,
याद रखेंगे। जबकि महाराज जसवंत सिंह की हम पढ़ चुके हैं, क्या आएगी, भाषा भूषण आएगी इनकी। ठीक है, चलिए इनके सीधे आंसर ही लगा लेते हैं, क्योंकि उसमें हम कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कवि कुल कल्पतरु किसकी है, चिंतामणि की। कवि को कुल की क्या है, चिंता है। मैंने कहीं पे पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ा दिया। ललित ललाम किसकी है, मतीराम। और इसके साथ में आप रसराज भी इनकी याद रखेंगे। ये दो इनकी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भाव विलास, भाव को विलास देव। काव्य का निर्णय कौन ले सकते, भिखारी लोग। और भाषा भूषण किसकी है, जसवंत सिंह की है। ठीक है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ आपको मिलाना है। गंगा लहरी किसकी है, तो आपको पता ही होगा, पद्माकर की है। इश्क नामा, इश्क में नाम पड़ेगा क्या, बोधा, तो बोधा की है। विरह लीला, सेवा बावनी। सेवा बावनी किसकी है, शिवराज भूषण। सेवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये तीनों रचनाएं किसकी है, भूषण की। और विरह लीला किसकी है, घनानंद की है, सूदन की। तो विरह लीला इनकी घनानंद की है। ठीक है, किसकी है विरह लीला, घनानंद की रचना है। सूदन की आपको पता हो तो सूदन की रचना है सुजान चरित। ठीक है, आगे हम इनका आंसर नहीं लगाएंगे। ठीक है, हम सीधी रचना ही पढ़ेंगे। ठीक है, गंगा लहरी पद्माकर की है, इश्क नामा बोधा की है, विरह लीला घनानंद की है, शिवा बावनी छत्रसाल दशक शिवराज भूषण। ठीक है, ये किनकी है, भूषण की हैं। और सुजान चरित किसकी है, सूदन की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में सभी ग्रंथ लक्षण ग्रंथ पूछा आपसे, कि सभी ग्रंथ क्या हैं, लक्षण ग्रंथ हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं इनमें, कवित रत्नाकर, काव्य रसायन, रतन हजारा, ललित ललाम। देखिए, रतन हजारा है, भाषा भूषण, ललित ललाम, कवि कुल कल्पतरु और काव्य रसायन। देखिए ये बी ऑप्शन ही आएगा। भाषा भूषण किसकी रचना है, हमने अभी पढ़ा था, याद करने की कोशिश करें आप, किसकी है, महाराजा जसवंत सिंह की है। और ये क्या है, एक लक्षण ग्रंथ है। ललित ललाम किसकी है, मतीराम की। कवि कुल कल्पतरु किसकी है, किसकी है ये, अभी हमने पढ़ा था कि कुल की चिंता किसको है, कवि को है। तो क्या है, कवि कुल कल्पतरु किसकी है, चिंतामणि की। और काव्य रसायन, और उसे शब्द रसायन भी कहते हैं, तो ये किसकी रचना है, देव की। और ये सभी क्या हैं, लक्षण ग्रंथ है, पढ़ेंगे। भाषा भूषण, ललित ललाम और काव्य कल्पतरु, काव्य रसायन, ये सभी लक्षण ग्रंथ हैं। इनके अतिरिक्त जो ठाकुर ठसक है, रतन हजारा है, सभी क्या हैं, रीतिकालीन ग्रंथ हैं। ठाकुर ठसक है वो ठाकुर की है, और ठाकुर क्या है, रीति मुक्त कवि। रतन हजारा सभी रीतिकालीन ग्रंथ हैं, जिनके रचयिता क्रमशः ठाकुर और रतन हजारा किसके हैं, रसनिधि के हैं। देखिए, रसनिधि को पृथ्वी सिंह भी कहते हैं, और पृथ्वी में क्या है, रतन हजार हैं। विरह वारिस के रचनाकार कौन है, बोधा है। विरह की वारिस कहाँ पे होती है, बोधा के पास होती है। आगे देखते हैं, दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। देखिए, रचनाएं हैं और इसके ऊपर आपको उत्तर देना है। क्या, नीचे दिए गए रचना के आधार पर आप, रचनाओं के आधार पर आप उत्तर देंगे। क्या, अष्टयाम, अलंकार माला, राग रत्नाकर, अंग दर्पण, किस विकल्प में सभी रचनाएं देव की नहीं हैं। क्या पूछा है कि देव की रचनाएं नहीं हैं। एक और दो में देखिए, अष्टयाम और अलंकार माला। तो देखिए, अष्टयाम देव की है, तो ये नहीं आएगा, क्योंकि नहीं पूछा आपसे। फिर क्या है, अलंकार और राग रत्नाकर। ठीक, अंग दर्पण, अंग दर्पण किसकी है और राग रत्नाकर किसकी है, तो क्या है, देव का नहीं है, ये पूछा आपसे। ठीक है, तो राग रत्नाकर क्या आएगा, इसमें 2 और 4 आएगा, कि अलंकार माला और अंग दर्पण इनकी नहीं है, जबकि राग रत्नाकर और अष्टयाम देव की रचना है। दी गई रचनाओं में अलंकार माला और अंग दर्पण इनकी देव की रचनाएं नहीं है। अलंकार माला किसकी है, सुरती मिश्र की। और अंग दर्पण किसकी है, रचलीन की रचना है। अष्टयाम और राग रत्नाकर देव की रचनाएं हैं। ठीक है, देव की रचना आप याद रखेंगे। आगे क्या है, किसी कवि का यश उनकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता है, बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का यह कथन किस रीतिकालीन कवि में, देखे हम पढ़ चुके हैं ये कथन, हिंदी साहित्य के इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल जी हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने पढ़ लिया क्या, कि किसी कवि का यश उनकी रचनाओं के परिमाण के आधार हिसाब से नहीं होता है, बल्कि गुण के हिसाब से होता है। परिमाण का मतलब क्या होता है, कि बहुत सारी रचनाएं कर दी लेकिन उसमें कुछ सारांश उनका है नहीं, कुछ फायदा जनता को मिल नहीं रहा। और एक ही रचना लिखी जिसने बिहारी ने लिखी, क्या, बिहारी सतसई। ठीक है, एक ही रचना लिखें लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो ये किसके लिए कहा उन्होंने, तो देखिए आपका आंसर आएगा क्या, बिहारी आएगा।
ठीक है। बिहारी ने एक ही रचना लिखी थी, क्या? बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। लेकिन जो रत्नाकर जी हैं, कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिन्होंने बिहारी रत्नाकर लिखे हैं, उसमें उन्होंने 713 दोहे बताए हैं। आप ये जो अन्य तथ्य जो मैं बता रही हूँ आपको, तो ये आपको याद रखने ही होंगे, ठीक है। किसी कवि का यश उनकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता है, बल्कि गुण के हिसाब से होना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन रीतिकालीन जो रीति सिद्ध कवि बिहारी हैं उनके संबंध में है। जन्म काल के अनुसार इन कवियों का सही कालानुक्रम लगाना आपको। देव का जन्म कब हुआ? तो देव का जन्म बताएंगे आप कब हुआ? 1673 को। फिर उसके बाद में केशव, तो केशव का 1555, ठीक है। चिंतामणि का जन्म है 1609, और उसके बाद में है पद्माकर, तो देव यहाँ पे दोबारा दिए हुए हैं, देव आप नहीं पढ़ेंगे। पद्माकर का जन्म है 1753। तो देखिए पहले केशव आएंगे, तो केशव यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। उसके बाद में आएंगे क्या? चिंतामणि, तो चिंतामणि यहाँ है, यहाँ नहीं है। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, बाकी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम इसकी व्याख्या। केशव का जन्म देखिए 1555 है, चिंतामणि का है 1609, देव की है 1673, और पद्माकर की है 1753, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाँ जी, स्थापना दी गई है और क्या दी गई है? तर्क दी गई। इस काल को रीतिकाल कहने में किसी प्रकार की अव्यक्ति दोष न होगा, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा इसमें श्रृंगार की न्यून या अधिक रूप से ग्रहण किया गया है, तो एक विशेष प्रकार की रीति ही है। इसमें क्या दिया गया है? ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों गलत हैं, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है, तो क्या आएगा? ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए स्थापना, देखिए इसकी स्थापना और ए और तर्क आर दोनों ही सही हैं। किस प्रकार से? देखिए रीतिकाल के संबंध में है कि इस काल को रीतिकाल कहने में किसी प्रकार की अव्यक्ति दोष न होगा, क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा न्यूनाधिक रूप से श्रृंगार को ग्रहण किया जाना भी एक विशेष प्रकार की रीति है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सही काव्यांगों का विवेचन सर्वांग विवेचन किया गया है? देखिए सभी काव्यांगों का सर्वांग विवेचन किया गया है, किसमें किया गया है? क्वेश्चन है आपका। तो देखिए जो चिंतामणि त्रिपाठी का जो कवि कल्पतरु है, इसमें क्या है? ये सर्वांग विवेचन निरूपक ग्रंथ है। कौन सा? कवि कुल कल्पतरु। जबकि देखिए रस विलास है, ये किसकी है? देव की रचना है, इसमें अकेले रस का वर्णन है। शिवराज भूषण है, ये किसकी रचना है? भूषण की है, जिसमें अकेले क्या है? अलंकार का वर्णन है। जो ललित ललाम है, ये किसकी है? मतीराम की है, और इसमें अकेले अलंकार का वर्णन है। लेकिन जो कवि कुल कल्पतरु है, ये किसकी है? चिंतामणि त्रिपाठी की, और ये सर्वांग विवेचन निरूपक काव्य है, ठीक है। क्या है? चिंतामणि त्रिपाठी कृत कवि कुल कल्पतरु में सभी काव्यांगों का विवेचन सर्वांग विवेचन किया गया है। शेष का विवरण इस प्रकार देखिए। रस विलास किसकी है? रस को विलास देव, तो देव की रचना है, और क्या है? रस निरूपण है, नाम से ही पता चला रस। शिवराज भूषण, भूषण से आभूषण, आभूषण को क्या बोलते हैं? अलंकार, तो भूषण की रचना है और अलंकार संबंधी है। ललित ललाम भी क्या है? मतीराम की रचना है और अलंकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है मतीराम द्वारा नहीं रचा गया है? इसमें मतीराम का नहीं है। रसराज, लक्षण श्रृंगार, रस रहस्य, साहित्य सार। 172 में पूछा आपसे कि मतीराम की रचना नहीं है, तो देखिए मतीराम की रचना रस रहस्य नहीं है, तो रस का रहस्य कौन जानते हैं? कुलपति, जो कुल के पति होते हैं वो जानते हैं। तो रस रहस्य किसकी है? कुलपति मिश्र की रचना है, पढ़ेंगे आप। दी गई रचनाओं में रस रहस्य मतीराम की रचना नहीं है, बल्कि वह कुलपति मिश्र की रचना है। कुलपति मिश्र की अन्य रचनाएं हैं संग्राम सार, युक्ति तरंगिणी, नक्षिक, द्रोण, पर्वय। मतीराम की रचनाएं इस प्रकार से हैं, फूल मंजरी है, लक्षण श्रृंगार है, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, इनकी याद रखेंगे। मतीराम की जो मतीराम सतसई है वो किसके ऊपर आधारित है? तो ये हम पढ़ चुके हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद बिहारी सतसई के ऊपर आधारित है वो। अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी, ठीक है। उनकी विरह ताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली में है।
शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के लिए, किसके लिए है? जायसी, बिहारी, सूरदास और घनानंद। तो किसके लिए है? क्वेश्चन नंबर 173। तो ये बिहारी के लिए है। क्या है? उनकी जो विरह ताप की अत्युक्तियों में दूर दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी शैली में है। तो शुक्ल जी का यह कथन किसके लिए है? बिहारी दास जी के लिए है। देखिए इसकी व्याख्या है, उनकी विरह ताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है रीतिकालीन रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल के विषय में है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी ने से चली। देखिए हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ये कथन के लेखक कौन है? तो देखिए इस कथन के लेखक भी कौन आएंगे? रामचंद्र शुक्ल जी आएंगे। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आएंगे। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, स्टूडेंट्स मैं सभी को बता रही हूँ कि आप ज़रूर पढ़ें। आपको हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ज़रूर खरीदना चाहिए और पढ़ना चाहिए। मैं वीडियो ज़रूर बनाती हूँ तो आप उस पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, आप हिंदी साहित्य का इतिहास खरीदिए और आज से उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं में से मानना चाहिए। इस कथन के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। रचनाकार व्यक्तित्व की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास को माना है। कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम, जिनकी रचना क्या हितरंगिणी, रीति काल के प्रवर्तक माना। देखिए रीति काल के यहाँ पे प्रवर्तक आपको 3 बताए। कालक्रम के अनुसार किसको मानते हैं? कृपाराम को। नगेंद्र मानते हैं केशवदास को और आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं चिंतामणि त्रिपाठी को। याद रखेंगे। ठीक है, देखिए आगे आपका भूषण वीरू न विराजई कविता बनिता मित, ये केशवदास की रचना है। क्या है? इसकी पहली वो है लाइन पंक्ति है, कविता बिनु न विराजई, नहीं सॉरी, भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। क्यों नहीं याद आ रही मुझे, पता नहीं। नहीं याद आ रही। भूषण वीरू न विराजे कविता बनित, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी शुभ्रन सुरस सरस सुभृत। क्या आएगी? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी शुभ्रन सरस सुभृत और भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? केशवदास की। याद रखेंगे पंक्तियां किसकी हैं? केशवदास की। और उनकी अपनी कैसी अभिरुचि प्रकट करते हैं वो? तो अलंकार प्रियता, क्योंकि जो कवि केशव हैं वो क्या थे? अलंकारवादी आचार्य थे। ठीक है, तो कहेंगे अलंकार प्रियता आएगी। भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित उक्ति में कवि केशव ने अपने अलंकार प्रियता की अभिरुचि प्रकट की है। केशवदास का उपनाम क्या है? वेदांती मिश्र, और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। काफ़ी बार पढ़ा दिया मैंने, आपको याद हो गए होंगे। केशवदास को रीति काव्य का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें अलंकारवादी आचार्य मानते हैं। केशव भामह दंडी उद्भट के अनुयायी थे। ठीक है, डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव को कोर्ट का कवि कहा है। किसने कहा है? कोर्ट का कवि इनको। देखिए हाँ जी, महाराज जसवंत सिंह द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम क्या है? देखिए जसवंत सिंह ने क्या लिखा था? भाषा भूषण, और ये क्या है इनका? अलंकार लक्षण ग्रंथ है। याद रखेंगे। महाराजा जसवंत सिंह द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम क्या है? भाषा भूषण। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भाषा भूषण के 212 दोहों में अलंकारों का परिचय देते हुए निरूपण किया है। इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार। आगे क्या है देखिए, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल उक्ति में कवि बिहारी का कौन सा प्रकट रूप हुआ है? दार्शनिक रूप, प्रवचन
कर्ता रूप, उद्बोधक रूप और नीतिकार रूप। क्या है इसमें पूछा इन्होंने कि अली कली ही शो बंदो। ये दोहा भी मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। क्या है, नहीं याद आ रहा है। अली कली ही शो बंदे, क्योंकि बिहारी दास जी ने, जो जयपुर के राजा जयसिंह हैं, वो अपनी एक जो नवविवाहिता रानी है उसके प्रेम प्रसंग में इतने फंस गए कि वो राजमहल से बाहर ही नहीं आते थे। तब उन्होंने ये दोहा कह के भेजा था कि अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। ये उक्ति में बिहारी का कौन सा रूप प्रकट होता है? मैं देखती हूँ कहीं भी ये पंक्तियाँ मुझे मिलेंगी। हाँ जी, याद आ गया। याद क्या आ गया, मैंने देख भी लिया कहीं पे। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहीं काल। देखने के बाद में तो अपने आप ही याद आ जाता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहीं काल। अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। तो ये क्या है, एक उद्बोधक रूप है इसका। उन्होंने उद्बोधक रूप है इनका, बिहारी दास जी का। अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल उक्ति में कवि बिहारी का उद्बोधक रूप प्रकट हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने इनको ध्वनिवादी। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ कहा है। जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो देखिए कौन सा आएगा, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है आपको कि जगत विनोद आएगा। क्या है कि जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहकर पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा? तो कौन सा लिखा था? जगत विनोद लिखा था। ठीक है, आगे देखते हैं इनकी व्याख्या। हाँ जी, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं ना। जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने जगत विनोद नामक लिखा था। इनकी अन्य रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली और कली पच्चीसी। और एक इनकी अतिशय रस कली वल्ली। ये भी रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भाव मूर्ति विधायनी कल्पना की प्रशंसा क्योंकि थी भाषा की ललित पदावली के कारण, लाक्षणिक शब्दों की छटा के कारण, सुंदर कोमल भाव तरंग के कारण और इन तीनों गुणों से युक्त होने के कारण। तो आंसर आएगा इन तीनों गुणों से युक्त होने के कारण इन्होंने जो पद्माकर हैं उनकी भाव मूर्ति विधायनी की कल्पना की प्रशंसा इन्होंने की थी। किसके कारण? भाषा में ललित पदावली भी थी, लाक्षणिक शब्दों की छटा भी थी और सुंदर कोमल भाव तरंग के कारण भी की थी। देखिए रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भाव मूर्ति विधायनी की कल्पना की प्रशंसा इन तीनों गुणों से युक्त शैली के कारण की थी। पद्माकर के यहाँ रीतिबद्ध कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली, कली पच्चीसी, राम रसायन और अली जहां प्रकाश। देखिए ये राम रसायन रचना काफ़ी बार आई है और मैं भूल ही जाती हूँ। ये राम रसायन रचना किसकी है? पद्माकर की रचना है। आप याद रखेंगे राम रसायन रचना किसकी है? पद्माकर की रचना है। अब आप नहीं भूलेंगे निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? आपसे पूछा है कि जो घनानंद की रचना है वो कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है? इश्कलता, सुजान हित, वियोग वेली और रस विलास। तो देखिए रस विलास इनकी रचना नहीं है। तो आपसे पूछे कि रस विलास किसकी रचना है, तो रस को विलास देव, मैं काफ़ी बार पढ़ा चुकी हूँ आपको। और देव का जन्म 1773 माना जाता है। देव का जन्म कब माना जाता है? तो 1773 हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, 1673 है। ठीक है, 1673 है, नहीं कि 1773। क्या है? 1673 है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। रसविलास घनानंद की रचना नहीं है, बल्कि देव की रचना है। यह राजा मोतीलाल को समर्पित रचना है। कौन सी जो रसविलास है वो किसको समर्पित है? मोतीलाल को समर्पित है। देव की अन्य रचनाएं हैं भाव विलास, अभी हमने पढ़ा रस विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, जाति विलास, शब्द या काव्य रसायन, देव माया प्रपंच, राम रसायन अभी हमने पढ़ा था किसकी थी? पद्माकर की थी। देव शतक, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, अन्य विकल्प, इश्कलता, सुजान हित और वियोग वेली ये किसकी हैं? घनानंद की रचनाएं हैं। देखिए ये पंक्तियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और आप ये भी बताएंगे कि ये पंक्तियां किसकी हैं। निकी दई अनाकनी फीकी पड़ी गुहार,
तजो मनो तारन बिंदु बारक बारनू तार। तो ये किसके हैं? बिहारी के दोहे हैं। देखिए ये किसके दोहे हैं? बिहारी के। इसमें किसका वर्णन है? श्रृंगार का, नीति का, भक्ति का और प्रकृति चित्रण। तो किसका हुआ? इसमें भक्ति का निरूपण हुआ है। किसका निरूपण हुआ है? भक्ति का निरूपण हुआ है। क्या है? निकी दई अनाकनी फीकी पड़ी गुहार, तजो मनो तारन बिंदु बारक बारनू तार। क्या है? बिहारी के इस दोहे में भक्ति भाव है। बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। इन्होंने एकमात्र रचना बिहारी सच्चाई के नाम से लिखी है। देखिए, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारू गोराई। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति मैंने आपको जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो ये पंक्ति हैं आप याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में पेपर में पूछी जाती हैं। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारू गुराई। यह पंक्ति किसकी है? तो देखिए किसकी है ये पंक्तियाँ? ये पंक्तियाँ मतीराम की रचना है। जब मैंने मतीराम पढ़ाया था तो उनकी एक पंक्ति मैंने आपको ये पढ़ाई थी। ठीक है। पंक्तियों का विवरण इस प्रकार से है। कुंदन को रंग फीको लगे, छलके अति अंगन चारू गुराई। ये मतीराम की रचना है। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट छीन। ये बिहारी लाल की रचना है। दारा की दौर यह रार नहीं खुजेबेगी। ये किसकी है? भूषण की है। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। ये किसकी रचना है? देव की रचना है। क्या है? अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। ये किसकी है? देव की रचना। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया था? देखिए, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया था? तो आप सभी को पता है किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है, जबकि क्या बोलते हैं उनको? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है? उनको श्रृंगाल काल कहा है। देखिए ये क्या है? इंद्र जिमी जंब पर, बाड़व सु अंब पर, रावण सा दंभ पर, रघुकुल राज है। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति किसकी है? भूषण की पंक्ति है। भूषण के बारे में हमने पढ़ा। प्रस्तुत रीतिकालीन कवि और उनकी पंक्तियां इस प्रकार से हैं। इंद्र जिमी जंब पर, बाड़व सुअंब पर, रावण सदंब पर, रघुकुल राज है। किसके? भूषण की। इति आवत चली जात उत, चली 6 सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रही, लगी उशासन हाथ। ये किसकी है? बिहारी की। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। ये किसकी है? देव की। कनक छुरी सी कामनी काहे को कटी छीन। ये किसकी है? आलम की पंक्ति है। ठीक है। जगत विनोद किस कवि की रचना है? तो देखिए हमने पढ़ा था कि महाराजा जगत सिंह हैं। ठीक है। महाराजा जगत सिंह कहाँ के थे? जयपुर नरेश थे। और पद्माकर ने ये रचना लिखी थी उनके आश्रय में रहकर। क्या? जगत विनोद। जगत विनोद, हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी आदि रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि पद्माकर की रचनाएं हैं। सुजानसार, इस्कलता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपाकंद आदि घनानंद की रचनाएं हैं। बिहारी सच्चाई बिहारी लाल की तथा फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी ये किसकी हैं? मतीराम की रचना है। आगे पूछा आपसे, रीति मुक्त धारा में प्रमुख क्या रहा था? क्या रखा था? नीति कथन, भक्ति भावना, श्रृंगार चित्रण और आश्रयदाताओं का गुणगान। तो देखिए रीति मुक्त धारा है, उसमें प्रमुख क्या रखा गया था? क्या रखा गया था रीति मुक्त धारा में? तो आप सभी को पता है कि रीति मुक्त धारा में सभी प्रमुख क्या था? श्रृंगार चित्रण था। क्या था? श्रृंगार चित्रण। रीति मुक्त धारा में श्रृंगार चित्रण का प्रमुख रहा है। रीति मुक्त धारा की विशेषता इस प्रकार से: नायिका भेद, लक्षण ग्रंथों का निर्माण, अलंकारिकता, ब्रजभाषा, वीर रस का प्रवाह। रीति काल को 3 भागों में बांटा गया: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। ठीक है। देवकृत, देवचरित्र किसके जीवन काल से संबंधित है? देखिए जो देवचरित्र है वो किसके जीवन काल से संबंधित है? तो किसके जीवन काल से संबंधित है? देव कृष्ण के जीवन के ऊपर आधारित है। क्या? देवचरित्र किसके आधारित है? कृष्ण पर। दिए गए विकल्पों में देवकृत, देवचरित्र कृष्ण जीवन के संबंधित प्रबंध काव्य है। इनका मूल नाम क्या था? देवदत्त। ये कवि और आचार्य दोनों रूप में थे। देखिए कोकसार किसकी रचना है? तो देखिए हम पढ़ चुके हैं कि कोकसार किसकी है? घनानंद की रचना है।
कोकसार किसकी रचना है? घनानंद की रचना है। कृपाकंद भी घनानंद की है। सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार और कृपाकंद ये किसकी रचनाएं? सभी घनानंद की रचनाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोकसार घनानंद की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं सुजान सार, इश्कलता, वियोग वेली, कृपाकंद, रसकेली वली, यमुना यश, विरह लीला। विरह लीला ब्रज भाषा फारसी छंद में है। घनानंद का जन्म स्थान बुलंदशहर, मृत्यु वृंदावन, संप्रदाय इनका निम्बार्क था। ये सुजान नामक प्रेषिक से प्रेम करते थे। ये मोहम्मद शाह रंगीला के राज दरबार में मीर मुंशी थे। ठीक है, बिहारी सतसे की टीका लाल चंद्रिका के नाम से किसने लिखी थी? तो देखिए सीधा ही नाम है लल्लू लाल। लल्लू लाल ने अपने नाम से ही लाल चंद्रिका लिखी थी। किसकी टीका थी? बिहारी सतसे पर टीका थी। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर लिखी थी। ठीक है, बिहारी सतसे की टीका लाल चंद्रिका नाम से लल्लू लाल ने की। इनकी रचना 1818 ईस्वी में हुई थी। ये ब्रजभाषा गद्य में है। लल्लू लाल में लतायत ई हिंदी की बेजुबानी ई रेखता कहा जाता है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर 1921 ईस्वी में नाम से बिहारी सतसे की टीका लिखी, जो खड़ी बोली हिंदी में सर्वश्रेष्ठ टीका है। शूरती मिश्र ने अमर चंद्रिका नाम से बिहारी सतसे की टीका लिखी। अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार शीर्षक से बिहारी सतसे की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रजभाषा में लिखी है। किसकी? अंबिका दत्त व्यास ने किस नाम से लिखी है? बिहारी बिहार नाम से। बोधा का असली नाम क्या था? तो देखिए बुद्धिराम था, सुबोध चंद्र था, बुद्धिसेन था, प्रबोध चंद्र था। तो क्या आएगा? बुद्धिसेन नाम आएगा। क्या नाम आएगा? बुद्धिसेन नाम आएगा। ठीक है, बोधा का असली नाम क्या था? बुद्धिसेन। क्या नाम था? बुद्धिसेन। हाँ जी, पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धिसेन का उपनाम क्या रखा था? बोधा। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं विरह, वारिस और इश्क नामा। रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तो देखिए देव, भूषण, भिखारीदास और केशवदास। तो किसकी है? रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तो देखिए किसकी है? भिखारीदास की पंक्ति है ये। कहेगा रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति रीतिकालीन कवि भिखारीदास की है। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं नामकोश, रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और शतरंज सतीका आदि। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कविता रत्नाकर किसकी है? सेनापति की है। सुमेलित नहीं है पूछा है, 3 सुमेलित हैं, बाकी 3 एक नहीं है। छंदसार भूषण की है, साहित्यसार मतीराम की है और गंगा लहरी पद्माकर की है। तो देखिए जो छंदसार है ये भूषण की नहीं है। तो आप बताएं कि छंदसार किसकी है? तो देखिए छंदसार मतीराम की रचना है। किसकी रचना है? छंदसार मतीराम की रचना है। ठीक है, और भूषण शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक ये किसकी हैं? भूषण की रचना है। ठीक है, याद रखेंगे आप। छंदसार भूषण सुमेलित नहीं है। छंदसार या वृत्त कौमुदी किसकी है? मतीराम की रचना है, जो छंद निरूपक ग्रंथ है। मतीराम के ग्रंथ है फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, अन्य विकल्प सुमेलित हैं। ठीक है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है? देखिए बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है? किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है, बच्चन सिंह का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का और रामचंद्र शुक्ल का है। तो देखिए ये कथन भी किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन। उत्तर देख लेते हैं। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। इनकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा है। बिहारी के समस्त दोहों की संख्या 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 मानी है। आगे है श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? देखिए
श्रृंगार लतिका हैं, इनके रचयिता कौन है? द्विज देव है। चिंतामणि है देव और रत्नाकर, तो कौन है? द्विज देव हैं। कौन है? द्विज देव। और द्विज देव क्या है? ये रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। कौन? ठाकुर, आलम, बोधा और घनानंद, और उनके साथ में द्विज देव भी क्या आते हैं? रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे हमने पूछा, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं पहले। श्रृंगार लतिका के रचयिता द्विजदेव है। द्विजदेव महाराज मानसिंह अयोध्या के महाराज थे। द्विजदेव की एक अन्य रचना है श्रृंगार बत्तीसी। श्रृंगार लतिका और क्या है इनकी? एक श्रृंगार बत्तीसी। चिंतामणि की रचनाएं कौन सी हैं? रस विलास है, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और कवित विचार रामायण। आगे पूछा हमसे, रामचंद्रिका का रचना काल क्या है? तो आप बताएंगे कि रामचंद्रिका का रचना काल है वो क्या है? 1601 है। क्या है? 1601 है। रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है। केशवदास जी का जन्म 1555 में हुआ था। ठीक है, इनका नाम वेदांती मिश्र है और ये निम्बार्क संप्रदाय के निम्बार्क संप्रदाय उसमें दीक्षित थे। रामचंद्रिका का रचनाकाल 1601 है। रामचंद्रिका के रचनाकार केशवदास जी हैं। ऐसा माना जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की थी। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त आदि ने विद्वानों ने केशवदास को हिंदी के रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। क्वेश्चन नंबर 196, महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है? तो देखिए, जो महाराज जसवंत सिंह हैं उन्होंने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ पे की है? तो चंद्रालोक पे की है। किस ग्रंथ के आधार पे की है? चंद्रालोक के आधार पर की है। ठीक है, महाराजा जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना चंद्रालोक नामक ग्रंथ के आधार पर की है। महाराज जसवंत सिंह मारवाड़ के शासक थे। ये राठौड़ राजपूत भी थे। ये एक अच्छे लेखक भी थे जिन्होंने सिद्धांत बोध, आनंद विलास, भाषा भूषण नामक ग्रंथों की रचना की है। किसने? महाराज जसवंत सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पूछा आपसे। रस विलास देव की रचना है, कवि प्रिया केशवदास की रचना है, गंगा लहरी रत्नाकर की रचना है, ललित ललाम मतिराम की रचना है। तो क्या पूछा आपसे कि कौन सी रचना सुमेलित नहीं है? तो किसकी है? जो गंगा लहरी है वो रत्नाकर की नहीं है। तो आप बताएंगे गंगा लहरी किसकी है? तो गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। हाँ जी, गंगा लहरी हम पढ़ रहे थे। गंगा लहरी किसकी है? पद्माकर की रचना है, रत्नाकर की नहीं है। गंगा लहरी रत्नाकर सुमेलित नहीं है। इनका सही सुमेलन गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। यह एक संस्कृत कवि जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पद्यानुवाद है। ठीक है, शेष सही सुमेलित है। आगे पढ़ते हम। नैने नचाए कहीं मुस्कान, लैला फिर आइयो खेलन होली, पंक्ति किस कवि की है? तो किसकी है ये? नैने नचाए कहीं मुस्काए, लैला फिर आइयो खेलन होली, तो किसकी रचना है ये? पद्माकर की पंक्ति है। किसके द्वारा रचित पंक्ति है ये? तो ये पद्माकर के द्वारा रचित पंक्ति है। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। ठीक है, हाँ जी, कवि की पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं। नैने नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होली, पद्माकर। फूले कुंजर अली भ्रमत, शीतल चलत समीर रसलीन, थोरी थोरी बसे की अहिन का छोटी रसम, रत्नाकर। मन की रुचि जेती जीते, तीत तेती रुचि होय, बिहारी। निम्न में से कौन कवि रीति मुक्त नहीं है? बाकी सभी रीति मुक्त हैं। बाकी एक कवि सेनापति रीतिबद्ध है। बोधा, आलम, ठाकुर रीति मुक्त कवि हैं। सेनापति इनमें रीतिबद्ध हैं। सेनापति रीति मुक्त कवि नहीं है, ये रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। सेनापति कवि के उत्कृष्ट भक्त थे, परंतु भगवान शिव तथा कृष्ण का गुणगान किया करते थे। सेनापति ब्रजभाषा लिखने से सिद्धस्थ थे। इनकी रचनाएं कवित रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम, बोधा, आलम, ठाकुर रीति मुक्त कवि हैं और उनके साथ में द्विजदेव भी आएंगे। बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे?
तो बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे, तो 700 लिखे। वैसे 719 या 713 हैं। बिहारी ने करीब 700 दोहे लिखे जिनका संकलन बिहारी सतसई के नाम से हुआ है। बिहारी कृत बिहारी सतसई में कुल 719 दोहे हैं। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।